नमस्कार। भारत का जो यूनियन बजट होता है वो सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये देश की इकोनॉमी का एक पूरा रोड मैप होता है। तो चलिए आज 2026-27 के इसी बजट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का एक आईना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इस बजट में लिया गया हर फैसला, हर एक आंकड़ा देश के हर नागरिक की जिंदगी पर असर डालता है। अच्छा, तो इस पूरे बजट के पीछे सूझ क्या है? असल में इसकी नींव 3 बहुत ही फंडामेंटल कर्तव्यों पर रखी गई है। चलिए देखते हैं कि ये 3 कर्तव्य क्या हैं। और ये तीनों कर्तव्य आप देखें तो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तेज और टिकाऊ विकास होगा तभी तो लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, और ये विकास तभी सही मायने में सफल है जब ये समावेशी हो, मतलब समाज के हर तबके तक इसका फायदा पहुंचे। यही इस बजट का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो सवाल ये है कि इस पहले और सबसे जरूरी कर्तव्य यानी आर्थिक विकास को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। इसके लिए सरकार ने 6 खास एरियाज की पहचान की है जो हमारी ग्रोथ के इंजन का काम करेंगे। तो ये जो 6 एरिया हैं, ये हमारी इकोनॉमी के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। एक तरफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, तो दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत और टूरिज्म। ये एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसका लक्ष्य है कि औद्योगिक विकास भी हो और जमीनी स्तर पर रोजगार भी पैदा हो। अब ऐसा नहीं है कि ये पिलर सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। इनको असलियत में बदलने के लिए कुछ बड़ी और नई स्कीम्स का भी ऐलान हुआ है। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोफार्मा शक्ति की। देखिए, ये कोई मामूली योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है जिसका मकसद है भारत को हेल्थ और मेडिसिन की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनाना। और इस मिशन को असल में पावर देने के लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन को लेकर कितनी सीरियस है। अब बात करते हैं खेती की। भारत विस्तार योजना के जरिए टेक्नोलॉजी को सीधे खेत तक पहुंचाने की कोशिश है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा ताकि किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही सलाह मिल सके और फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। और जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, उनके लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना लाई गई है। इसका फोकस हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने पर तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उनके बनाए प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने में भी ये मदद करेगी। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, और इस बजट में भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सोचिए, ये कॉरिडोर सीधे सीधे भारत के पूर्वी और पश्चिमी इंडस्ट्रियल हब्स को जोड़ देगा। इससे होगा क्या? माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो टाइम लगता है वो बहुत कम हो जाएगा और बिजनेस को जबरदस्त तेजी मिलेगी। और सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही नहीं, पैसेंजर ट्रैवल में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। प्लान में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल हैं, जो इन बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बदल देंगे। इनसे सफर का समय बहुत ही कम रह जाने की उम्मीद है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। देखते हैं कि इस बजट के बाद हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा, यानी क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। अगर आप टैक्स में हुए बदलावों को देखें तो इसके पीछे एक क्लियर स्ट्रैटेजी नजर आती है। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जरूरी दवाएं सस्ती की गई हैं, मतलब सरकार इन चीजों को बढ़ावा देना चाहती है। और दूसरी तरफ सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इनका इस्तेमाल कम करें। अब जरा बड़े आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो देश की वित्तीय सेहत का हाल बताते हैं। सरकार ने 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट रखा है जीडीपी का 4.3%। अब यह आंकड़ा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को काबू में रखने की कोशिश कर रही है, मतलब आमदनी और खर्च के बीच का फासला कम करना है। तो ये राजकोषीय घाटा होता क्या है? बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर है। जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाता है तो उस गैप को भरने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। बस वही उधारी की रकम राजकोषीय घाटा कहलाती है। तो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 24% उधारी से आता है,
उसके ठीक बाद नंबर आता है इनकम टैक्स और जीएसटी का। इससे पता चलता है कि देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो सरकार के खजाने में कितना बड़ा योगदान देती है। और हाँ, टैक्स सिस्टम में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा, जो 1961 वाले पुराने कानून की जगह लेगा। इसका सीधा मकसद है टैक्स के नियमों को आसान बनाना और आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट करना। तो इन सारी बड़ी बड़ी योजनाओं, नए लक्ष्यों और आर्थिक आंकड़ों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये बजट वाकई 2047 तक विकसित भारत के सपने की एक मजबूत नींव रख पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बजट ने उस दिशा में एक बड़ा कदम तो बढ़ा ही दिया है।